Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 9th of June 2021। तो 9 जून 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ डू लाइक दैट फ्रॉम योर साइड एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज, सीसैट का कोर्स एंड इसके अलावा जो डेली न्यूज़ आइटम्स का हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सितंबर से हमारा पहला बैच स्टार्ट होगा जो कि पूरा आपका यूपीएससी 2022 को कवर करेगा, है ना। यूपीएससी का जो भी 2022 प्रीलिम्स प्लस मोस्ट ऑफ द मेंस वाला जो पार्ट है दैट विल बी कवर्ड इन दैट कोर्स एंड द डिटेल्स विल बी रिलीज्ड इन जुलाई मंथ। जुलाई अगस्त में वो डिटेल्स रिलीज कर दी जाएगी, सो बी श्योर टू ज्वाइन दैट एज वेल। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ, पहले जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू आई फैमिलिया। आई फैमिलिया के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ ग्लोबल डेटाबेस to identify missing persons through family DNA and help the police solve case in member countries. Second statement is it was launched by the International Criminal Police Organization, यानी कि इंटरपोल द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? Question number 2 is a hole inscription. A hole inscription is known as the cradle of Indian architecture. तो a hole inscription को cradle of Indian architecture कहा जाता है। ये किसके रीन में इंट्रोड्यूस किया गया था? किसके रीन में ये मतलब इंक्रिप्शन आया था? तो आपको बताना। ऑप्शंस आर ए चालुक्याज, बी राष्ट्रकूटाज, सी मराठाज या डी पल्लवाज। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। Question number 3 is according to experts which of the following statements regarding कालीबंगन are correct? कालीबंगन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कालीबंगन इन राजस्थान has given the evidence of earliest plowed agricultural field ever revealed through an excavation. दूसरा स्टेटमेंट है इट इज ऑल्सो अ साइट विच हैज गिवन एन एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकली रिकॉर्डेड अर्थक्वेक। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो प्लीज डू ट्राई टू अटेम्प्ट दीज प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, ठीक है ना। अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा एंड मूव करते हैं आगे मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैं पूछता हूँ, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें लिख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं यूट्यूब में, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि इसको वेबसाइट में शिफ्ट करके आता कि आप हैंड रिटन आंसर्स भी अगर डालना चाहें तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। सो आज यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगा आंसर राइटिंग के लिए। तो जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आप इसका आंसर वहाँ वेबसाइट में जाकर के लिख सकते हैं या वहाँ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग बस मुझे इस यहाँ पे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा यस और नो कि आपने आंसर किया है कि नहीं, तो आई विल बी नोइंग दैट कि यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, ठीक है ना। आप बस कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिखना चाहें यहाँ लिख दीजिए, आप अगर वेबसाइट पे लिखना चाहें तो वहाँ लिख सकते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट द रीसेंट प्रपोजल्स फॉर लक्षद्वीप विल फर्दर डिटोरिएट द आइलैंड ग्रुप, डिस्कस। In the name of development, the recent proposals for Lakshadweep will further deteriorate the island group. आपको बताना है कि डेवलपमेंट के नाम पे जो लक्षद्वीप है वो और ज़्यादा डिटीरिएट हो जाएगा अगर अभी जो प्रपोजल्स दिए गए हैं लक्षद्वीप के लिए उनको फॉलो किया गया, तो आपको डिस्कस करना है, ठीक है ना। कल का जो क्वेश्चन था काफ़ी अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं लोग। सम न्यू एंट्रेंट्स वर देयर, जैसे कि अदिति मिश्रा, आई थिंक अदिति मिश्राज आंसर वॉज देयर, एंड स्फूर्ति एन राजू, स्फूर्ति एन राजू वॉज देयर, ऑल्सो रिटन द आंसर। बहुत अच्छा आंसर था, है ना। तो ये इनके आंसर्स अच्छे थे। बाकी जो लोग लिख रहे हैं, प्रीति कुमारी आई थिंक इज राइटिंग कंटिन्यूसली एंड सुधांशु मिश्रा इज अगेन आई थिंक ही इज रिव्यूइंग द आंसर्स एज वेल। तो ये अच्छा है आपके पार्ट में कि आप लोग यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट, है ना। तो जस्ट डेवलप दिस हैबिट, जैसे जैसे ये हैबिट डेवलप हो जाएगी उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो पहली न्यूज है पीएम ई विद्या प्रोग्राम के बारे में। पीएम ई विद्या प्रोग्राम देखो क्या है। पीएम ई विद्या प्रोग्राम फाइनेंस मिनिस्टर ने 17 मई 2020 को स्टार्ट किया था एज अ कोविड-19 रिलीफ मेजर। याद रखिएगा पीएम ई विद्या जो है वो स्टार्ट हुआ था एज अ कोविड-19 रिलीफ मेजर एंड अंडर दिस प्रोग्राम द एक्सपर्ट कमिटी हैज मेड डिटेल्ड रिकमेंडेशंस। एक्सपर्ट कमिटी ने डिटेल्ड
रिकमेंडेशंस दिए हैं फॉर क्रिएटिंग एक्सेसिबल स्पेशल ई कंटेंट फॉर दिव्यांग और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो इसमें बेसिकली क्या है, रिकमेंडेशंस हैं फॉर क्रिएटिंग एक्सेसिबल स्पेशल ई कंटेंट फॉर दिव्यांग और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो याद रखेगा, दिव्यांग जनों के लिए या फिर ऐसे चिल्ड्रन दोज हु आर हैविंग डिसेबिलिटीज, उनके लिए जो कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, उसको एक्सेसिबल बनाना है ई कंटेंट के रूप में। जैसे मान लो एनसीईआरटी की पीडीएफ्स हैं, तो उसके अलग अलग फॉर्मेट, चाहे वो ऑडियो फॉर्मेट हो, वीडियो फॉर्मेट हो, है ना। तो जो भी आपको डिसेबिलिटी है, आपकी वो हिंड्रेंस के रूप में काम ना करे और उसका आप यूज कर सकें, उस कंटेंट को पढ़ सकें। फॉर दैट रीजन एक्चुअली दिस थिंग इज देयर, ठीक है ना, पीएम ई विद्या। और अभी आज एक और न्यूज़ आएगी, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उस न्यूज़ में यही चीज़ है बेसिकली, जिसमें कि ये बोला गया है कि ये जो भी कंटेंट है, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी दीक्षा पोर्टल में भी है, बट वो अभी भी एक्सेसिबल नहीं है, इस फॉर्मेट में एक्सेसिबल नहीं है ना। सो उनके लिए स्पेशल गाइडलाइंस ऑलरेडी निकाली जा चुकी हैं। तो आज एक और न्यूज़ आएगी, मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। दूसरी जो न्यूज़ है वो है वेयान। वेयान क्या है? इट्स अ रिमोट विलेज इन बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर का वेयान नाम का वहाँ पे गांव है, एंड इट हैज़ बिकेम ऑफिशियली इंडियाज फर्स्ट विलेज। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट विलेज टू वैक्सीनेट ऑल इट्स एडल्ट पॉपुलेशन अगेंस्ट कोविड-19। तो ये पहला ऐसा विलेज बन गया है विच हैज़ वैक्सीनेटेड ऑल इट्स एडल्ट पॉपुलेशन एंड ऑल इट्स एडल्ट पॉपुलेशन अगेंस्ट कोविड-19। तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस एज वेल। वेयान, ठीक है ना, दिस इज द नेम, वेयान, बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। सो रिमेंबर दिस। अगली न्यूज है यूएन इकोसॉक। अब इकोसॉक क्यों न्यूज में था? इकोसॉक इसलिए न्यूज में था क्योंकि इंडिया को इसकी मेंबरशिप फिर से मिल गई फॉर द न्यू टर्म, ठीक है ना। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड इन इकोसॉक फॉर द न्यू टर्म, याद रखिएगा। और इकोसॉक है क्या? यूएन चार्टर आप सबको पता होगा कि 1945 में आया था, यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना था 24 अक्टूबर। उसके 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जिनमें से इकोसॉक एक है। तो इकोसॉक जो है वो यूएन चार्टर का एक 6 में से एक प्राइमरी ऑर्गन है, यूएन का 6 में से एक प्राइमरी ऑर्गन है। 1945 में ही ये बना था। अगर आपको इकोसॉक का फॉर्मेशन कोई पूछे तो 1945 में ही बना था। एंड इसके अलावा इकोसॉक के 54 मेंबर्स हैं। देयर आर 54 मेंबर्स इन इकोसॉक हु आर इलेक्टेड फॉर 3-year टर्म्स बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इनको 3 सालों के लिए, 3 years टर्म्स के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और ये जो सीट्स एलोकेटेड होती हैं, ये रीजन ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाइज होती है। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन स्टेट्स को 14 सीट्स एलोकेटेड है, एशियन स्टेट्स को 11 सीट्स एलोकेटेड है, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को 6 सीट्स एलोकेटेड है, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन को 10 सीट्स एलोकेटेड है, एंड वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स को 13 एलोकेटेड है। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से 54 मेंबर्स हैं। 1945 में बना था। 6 में से एक प्राइमरी ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, ये भी आप याद रख सकते हैं। दैट इज द इम्पॉर्टेंट। एंड ये काम करता है रिगार्डिंग द 3 डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। इट वर्क्स फॉर अचीवमेंट ऑफ द 3 डायमेंशंस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। ये क्वेश्चन ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इकोनॉमिकल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। याद रखिएगा, इकोनॉमिकल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल, दीज आर द 3 डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। इकोनॉमिकल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। एंड दिस इज द थिंग जिसके लिए इकोसॉक काम करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अगली न्यूज़ है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रिसेंटली साइंड अ लॉ फॉर्मलाइजिंग रशियाज विड्रॉल फ्रॉम ओपन स्काईज ट्रीटी। अब रशिया ने फॉर्मली विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द ओपन स्काईज ट्रीटी। याद रखिएगा, रशिया ने फॉर्मली विड्रॉ कर लिया है ओपन स्काईज ट्रीटी से। एक्चुअली में हुआ क्या था, ओपन स्काईज ट्रीटी में दोनों एग्रीमेंट में थे, ठीक है ना। अब रशिया वायलेट कर रहा है ओपन स्काईज ट्रीटी को, ये बोल करके यूएसए ने 2020 में ओपन स्काईज ट्रीटी छोड़ दी थी, ठीक है ना। यूएसए ने छोड़ दिया था, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा था कि रशिया जो है इसका वायलेशन करता है, ठीक। नाउ अब फॉर्मली रशिया ने, पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है, फॉर्मली रशिया ने भी ये ओपन स्काईज ट्रीटी छोड़ दी है। इसमें होता क्या था, इट इज़ अ ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी दैट अलाउज नेशंस to collect information on one another's military forces to
टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। ओपन स्काईज ट्रीटी में क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के यहाँ के ऊपर मतलब वहाँ पे फ्लाई कर सकती है एंड वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है एंड वन अनदर्स मिलिट्री फोर्सेस टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना, याद रखेगा। इसमें होता क्या है, अनआर्म्ड एरियल सर्वेलेंस की परमिशन रहती है, अनआर्म्ड एरियल सर्वेलेंस की परमिशन रहती है। इसको याद रखेगा कि अनआर्म्ड एरियल सर्वेलेंस की परमिशन ओपन स्काईज ट्रीटी में रहती है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज अ प्रोग्राम ऑफ अनआर्म्ड एरियल सर्वेलेंस फ्लाइट्स ओवर इंटायर टेरिटरी ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्री। तो पार्टिसिपेटिंग कंट्री की पूरी टेरिटरी में अनआर्म्ड एरियल सर्वेलेंस की आपको परमिशन रहेगी, जो जो कंट्रीज इसमें रहेंगे मेंबर, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और इसमें आप याद रखिएगा कि ये जो ओपन स्काईज ट्रीटी है ये एक्चुअली में कोल्ड वॉर एरा के बाद की ट्रीटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें रशिया को यूएसए से और यूएसए को, रशिया को कहना चाहिए नाटो कंट्रीज से काफ़ी प्रॉब्लम थी और उनको लगता था कि डाउट में रहते थे हमेशा। तो ओपन स्काईज जो ट्रीटी थी वो एक्चुअली में साइन हुई थी पहली बार 1992 में, ये भी याद रखिएगा 1992 में पहली बार साइन हुई थी रशिया और इसके बीच में, क्योंकि रशिया बना ही 91 के बाद था, उसके पहले तो यूएसएसआर था और फोर्स में ये 2002 से आई थी। तो ये भी याद रखिएगा कि पहली बार साइन हुई थी 1992 में और फोर्स में आई थी फिर ये 2002 में, ठीक है ना। ये अब थोड़ा याद रखेगा इस चीज़ को, इस फैक्ट को भी याद रखेगा। सो दीज वर द न्यूज़ आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, जो मैंने आपको बता दिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं मैप ऑफ द डे। तो आज का जो मैप ऑफ द डे है वह स्वीडन बेसिकली मुझे आपको दिखाना था। स्वीडन क्यों? क्योंकि इंडिया और स्वीडन के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपको कभी यूरोपियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से इंडियन रिलेशनशिप्स लिखने के लिए आएगा तो आप स्वीडन का एग्जाम्पल लिख करके डिफेंस टाइज जरूर बताइएगा, ठीक है ना, डिफेंस टाइज जरूर बताइएगा। और सिप्री की जो रिपोर्ट आती है वो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट है, सिप्री की जो रिपोर्ट आती है ना आर्म्स के रिगार्डिंग, आर्म्स के लिए एक रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड की जो कंट्रीज क्या आर्म्स बना रही हैं, क्या वेपन्स बना रही हैं, उसकी रिपोर्ट सिप्री के ना इंस्टीट्यूट निकालता है। तो वो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ही है, ठीक है ना, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ही है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। स्टॉकहोम सिंड्रोम मैंने आपको पहले ही बताया था, जबकि जिसमें कि होता ये है कि जो हॉस्टेज होता है वो अपने ही जो जिसने उसको किडनैप किया हुआ है उसके साथ लव अफेयर में आ जाता है, ठीक है ना, दैट इज नोन एज स्टॉकहोम सिंड्रोम। अब ये आपको स्वीडन दिख रहा होगा, ये एक्चुअली में स्कैंडिनेविया का पार्ट है, इसीलिए ऊपर देखो आपको यहाँ पे एक मैं कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स दिखाता हूँ। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, अगर आपसे स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स पूछता है तो आप उसको याद रखेगा इस तरीके से, स्वीडन वाले पार्ट में, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड वाले पार्ट में है, नॉर्वे स्वीडन वाले पार्ट में, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक लैपलैंड करके जगह दिख रही होगी जिसमें कि आपका फिनलैंड और स्वीडन आता है। तो लैपलैंड अगर आपसे कोई पूछे लैपलैंड कहाँ पर है तो फिनलैंड एंड स्वीडन से, ठीक है ना। आर्कटिक सर्कल जो है वो पास होता है, आर्कटिक सर्कल आपका पास होता है स्वीडन से, फिनलैंड से भी पास होता है, नॉर्वे से भी पास होता है। तो अगर आपसे पूछे कि आर्कटिक सर्कल इनमें से कहाँ कहाँ से पास होता है, तो अगर 3 ऑप्शन दे रहा है कि नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, तो तीनों से ही पास हो रहा है, ठीक है ना, याद रखेगा आर्कटिक सर्कल इज पासिंग थ्रू दैट। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में एक इंपॉर्टेंट गल्फ है, गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ बोथनिया इज लोकेटेड बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। कैपिटल देख लीजिए, नॉर्वे की ओस्लो कैपिटल है, स्वीडन की स्टॉकहोम है एंड आपकी फिनलैंड की हेलसिंकी है, फिनलैंड की हेलसिंकी है, ठीक है ना, तो उसको आप याद रखेगा। इसके अलावा रशिया और एस्टोनिया, रशिया और एस्टोनिया के बीच में आपको यहाँ पे यहाँ पे फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में आपको यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड दिख रहा होगा, ठीक है ना, गल्फ ऑफ फिनलैंड। ये मैप ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था जब मैंने डेनमार्क किया था, बट यही तो ब्यूटी है इसकी कि आप जितनी बार रिवाइज करेंगे आपको उतनी बार चीज़ें याद होती जाएंगी, है ना। और मेरा मैप डेली देने का काम यही इसीलिए मैं देता हूँ क्योंकि आपको लोकेशंस भी बिल्कुल आपके टिप्स पे रहे, धीरे धीरे आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि आप लोग को हर चीज़ आएगी, ठीक है ना, हर चीज़ बनने लगेगी। कभी हमने कुछ जाना, कभी कुछ और जानेंगे, है ना, तो मज़ा आएगा इसमें। लैपलैंड आपको दिखा दी, जैसे आज लैपलैंड आपने हो सकता है नहीं देखा हो, ठीक है। फिर यहीं पे इसी रीजन में आपका बाल्टिक सी लाई करता है, जिसको कि बाल्टिक सी को रशिया भी टच कर रहा है आपका, मैंने पहले ही बताया था कि रशिया टच करता है इसको, फिनलैंड टच करता है, एस्टोनिया टच करता है, लातविया टच करता है। फिर इधर साइड से आपका स्वीडन तो ऑलरेडी टच ही कर रहा है, आपको पता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। फिर लिथुआनिया टच करता है, ठीक है ना, लिथुआनिया भी देखो टच करता है, ठीक है, इसको याद रखेगा। और एस्टोनिया, ये जरूर याद रखेगा, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इसका नॉर्थ साउथ ऑर्डर याद रखेगा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। और यहाँ पे एस्टोनिया और लातविया
इनके बीच में देखो यहाँ पे गल्फ ऑफ रीगा फंसा हुआ है। गल्फ ऑफ रीगा कहाँ पर है? एस्टोनिया और लातविया के बीच में गल्फ ऑफ रीगा देखो वहाँ पे आपको लोकेटेड है, गल्फ ऑफ रीगा लोकेटेड है। फिर आप यहाँ पे देखिए डेनमार्क वाला जो पार्ट है, डेनमार्क वाले पार्ट में यहाँ पे आपको कैटेगैट बे दिख रहा होगा। कैटेगैट बे अगर आपसे पूछे या इसका गिरैक स्ट्रेट, दो में से कोई चीज़ पूछे तो आप याद रखेगा कि ये कौन सी लोकेशन थी। ये डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे के बीच की लोकेशंस है, ठीक है ना। डेनमार्क और स्वीडन के बीच में आपको यहाँ पे देखो कैटेगैट बे दिख रहा है। कैटेगैट बे इंपॉर्टेंट है। और इसका गिरैक स्ट्रेट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेनमार्क और नॉर्वे के बीच में, ठीक है। उधर साइड पे नॉर्थ सी आपका लोकेटेड है, नॉर्थ सी है। तो दिस वाज द मैप ऑफ स्वीडन स्पेसिफिकली। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं अब एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। जो पहला एडिटोरियल है उसका नाम है ब्रिंग जीनोमिक सीक्वेंसिंग इनटू पैंडेमिक फाइट। अब ये जो पूरा आर्टिकल है वो सिर्फ एक पॉइंट पे लिखा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। ऑथर का ये कहना है कि जीनोम सीक्वेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द पैंडेमिक। तो ऑथर ने ये कहा है कि पैंडेमिक से अगर आपको बचना है तो आप क्या करिए कि जीनोम सीक्वेंसिंग को स्टडी करिए। कोविड-19 यानी SARS-CoV-2 नोवेल कोरोना वायरस के आप जीनोम सीक्वेंसेस को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से इसमें वेरिएशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी रिसेंटली पहले डेल्टा वेरिएंट, जो अभी डेल्टा वेरिएंट आया, इसके पहले तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये वायरस के अंदर भी जो जीनोम है, वायरस के अंदर भी इवोल्यूशन हो रहा है। तो आप जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू इस इवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं एंड आप पहले से फोरटेल कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से चेंजेस आएंगे एंड किस तरीके से वो इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द ऑथर। लेकिन ऑथर ने कहा है कि इंडिया जो है वो इस चीज़ में थोड़ा पीछे रह रहा है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वायरस को अगर रोकना है तो ऑथर के अकॉर्डिंग। पहला है इम्यूनाइजेशन, दूसरा है टू अंडरस्टैंड द जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ द वायरस, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। दोनों ही पॉइंट ऑथर ने बताए, ये सही भी है। जीनोम सीक्वेंसिंग का तो बहुत ज़्यादा यूज़ है और इसके लिए इंडिया ने ऑलरेडी एक चीज़ की हुई है, क्या? INSACOG। मैंने पहले भी आपको बताया था INSACOG, ठीक है ना। तो एक इंडियन कंसोर्टियम बना है, इनका बना है। तो ये एक कंसोर्टियम है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज द INSACOG। तो ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग है, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया, ठीक है ना। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया हमने ऑलरेडी फॉर्म किया हुआ है जो कि स्टडी कर रहा है इसी चीज़ को। लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग दिक्कत ये है कि इट इज़ द सीक्वेंसिंग हैज़ रिमेन्ड एट अ वेरी लो लेवल। बहुत लो लेवल पे हमने सीक्वेंसिंग करके रखी है और हम जीनोम सीक्वेंसिंग को स्टडी करने के लिए केवल थाउजेंड्स ऑफ केसेस, हमने बहुत कम थाउजेंड्स ऑफ केसेस हमने लिए हैं, जबकि हमको कोशिश करनी चाहिए थी कि और ज़्यादा पेशेंट्स को स्टडी किया जाए, उनके जीनोम सीक्वेंसेस को स्टडी किया जाए, ताकि हम और ज़्यादा बेटर तरीके से फोरटेल कर सकें कि किस तरीके से इसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद ऑथर ने आगे के स्टेप्स बताएंगे किस तरीके से हम कोविड-19 या पैंडेमिक से किस तरीके से और क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। तो पहला तो ऑथर ने वही दिया कि स्केल अप द जीनोमिक सीक्वेंसिंग अक्रॉस द स्टेट्स। हमको जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है उसको स्टेप अप करना चाहिए, स्केल अप करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए और केसेस को स्टडी करना चाहिए। मोर जीनोमिक सीक्वेंसिंग इज नीडेड फ्रॉम लार्ज अर्बन एग्लोमरेशंस। जो अर्बन एग्लोमरेशन से लार्ज, वहाँ पे और ज़्यादा स्टडी करो जीनोमिक सीक्वेंसिंग की। दूसरा ऑथर ने बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट एंड सपोर्ट मोर साइंटिफिक एंड ऑपरेशनल रिसर्च ऑन वैक्सीन इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन्वेस्ट करे एंड सपोर्ट करे। इंडियन गवर्नमेंट शुड सपोर्ट द साइंटिफिक एंड ऑपरेशनल रिसर्च ऑन वैक्सीन इफेक्टिवनेस, ठीक है ना। तो साइंटिफिक R&D के लिए मतलब कुल मिला करके। थर्ड है देयर आर अर्ली इंडिकेशंस ऑफ इम्यून एस्केप एंड रिड्यूस्ड वैक्सीन इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द डेल्टा वेरिएंट। तो हमको वो भी स्टडी करने की जरूरत है कि क्या जो वैक्सीन है वो जो कोविड-19 के वेरिएंट हैं उनमें इफेक्टिव है या नहीं है। जैसा कि ऑथर ने कहा है कि जो वैक्सीन है वो डेल्टा वेरिएंट के लिए कम इफेक्टिव है, तो उसको हमको स्टडी करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमको स्टेप्स लेने चाहिए। सो दीज आर द सजेशंस गिवन बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल है स्टेट इंटरवेंशंस लक्षद्वीप से फ्यूचर। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया, सबसे पहले मैंने कई बार डिस्कस किया, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
रिसेंटली 4 नए चेंजेस जो हैं वो प्रपोज किए गए थे फॉर लक्षद्वीप। पहला था लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, जिसके अंतर्गत एक लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम की बॉडी रहेगी जो कि लक्षद्वीप में डेवलपमेंट करेंगे, टूरिज्म को बढ़ाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मालदीव्स मॉडल के बेसिस पे वहाँ पे टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन जो है बेसिकली वहाँ पे अरेस्ट के लिए है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लाया गया है। फिर इसके अलावा है लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन। लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन इज द थर्ड चेंज। एंड लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन, जिसमें कि वहाँ पे कहना चाहिए कि जो स्लॉटर हाउसेज उनको बैन किया गया है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग, लक्षद्वीप एंड एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन। तो ये कुल मिलाकर के 4 चेंजेस हैं जो कि किए गए हैं एंड दीज रेगुलेशंस आर टर्म्ड एज द रेगुलेशन ऑफ पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस। तो पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस के नाम पे ये रेगुलेशंस जो है वो प्रपोज किए गए हैं। अब ऑथर ने ये कहा है कि एक केस का पहले हवाला दिया है। केस है देवशरण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देवशरण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में 2011 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि ऐसी कोई भी एनी अटेम्प्ट बाय द स्टेट टू एक्वायर लैंड बाय प्रमोटिंग अ पब्लिक पर्पस, मतलब कि पब्लिक पर्पस को प्रमोट करने के लिए अगर आप लैंड एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना, टू बेनिफिट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को बेनिफिट करने के लिए, है ना, और टू सर्व अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। मतलब कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को प्रॉफिट पहुंचाना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ मैनी अदर्स, दूसरे पब्लिक के कॉस्ट पे दूसरे पब्लिक को नुकसान पहुंचा करके, तो फिर उस पब्लिक पर्पस का पूरा जो होल पर्पस बिहाइंड दैट आइडिया इज डिफीटेड। मतलब फिर वो आइडिया फिर आपका डिफीट हो जाता है, फिर उसका कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं रह जाता। ये देवशरण केस है 2011 का, देवशरण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की। लैंड एक्विजिशन आप जब करें तो इसमें ग्रेटर गुड टू ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल होना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीपल को आप सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे कहा कि जो आप लक्षद्वीप बोल रहा है, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन जो कह रहा है कि हम ये मालदीवियन मॉडल पे हमने डेवलप किया है, तो ये मालदीवियन मॉडल नहीं है। एक्चुअली में अगर आप मालदीवियन मॉडल देखोगे तो मालदीवियन मॉडल जो 1970s का है वो वाटर विलास इन अनइनहेबिटेड आइलैंड्स के ऊपर है। वाटर विलास प्रमोट किए गए थे इन द अनइनहेबिटेड आइलैंड्स, मतलब कि जहाँ लोग नहीं रह रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने क्या मेक श्योर किया था मालदीव्स में कि वहाँ पे जो कोकोनट ट्रीज हैं उनको काटा ना जाए। दूसरी चीज़, उनका जो पूरा का पूरा मॉडल था वो इस चीज़ पे बेस्ड था कि 1 आइलैंड 1 रिजॉर्ट, यहाँ पे देखो लिखा भी है 1 आइलैंड 1 रिजॉर्ट के पॉलिसी पे बेस्ड है मालदीव्स में। तो इससे क्या है, कोरल रीफ्स पे प्रेशर नहीं आने पाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, हम कुछ चीज़ें मिस भी कर रहे हैं। तीसरा जो है वहाँ पे वो ये है कि जो वहाँ पे बिजनेस है वो कोरल रीफ्स के इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पे बेस्ड है, कोरल रीफ्स की ब्यूटी पे बेस्ड है। तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो भी कोरल रीफ्स को और ज़्यादा प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। मैराइन लाइफ को वहाँ पे और ज़्यादा हार्नेस किया जाता है और किसी भी तरीके की जो इलीगल एक्टिविटीज़ उसको रिपोर्ट किया जाता है, उसको प्रॉपरली रिपोर्टिंग की जाती है, ठीक है ना। एंड वहाँ पे जो रेगुलेशन है दैट इज लिमिटेड टू बैन ऑन रीफ फिशिंग एंड कलेक्शन ऑफ कोरल्स हैविंग नो सेंट्रलिटी टू लैंड एक्विजिशन। तो यहाँ पे बेसिकली जो बैन है वो रीफ फिशिंग के ऊपर है, बैन ऑन द रीफ फिशिंग एंड कलेक्शन ऑफ कोरल्स, इनके ऊपर बैन लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप अभी जो आपने रेगुलेशन पास किए हैं या जो भी आप प्रपोज कर रहे हो दैट इज नो वे इन लाइन विद द मालदीवियन मॉडल। वहाँ पे जैसे मालदीवियन मॉडल में जो लिमिटेशंस लगाई गई थी वो आपने नहीं लगाई हैं, तो यहाँ पे आपका जो लॉस होगा वो वाइड स्प्रेड होगा। तो दिस इज व्हाट ऑथर इज सेइंग। इसके अलावा लक्षद्वीप और मालदीव्स में डिफरेंस बेसिक ये भी है कि ग्राउंड वाटर जो है लक्षद्वीप का बहुत ज़्यादा कम पे है एंड दैट इज़ वेरी लेस। एंड वहाँ पे कहना चाहिए कि ऑलरेडी जितने भी जो लोग हैं वहाँ रह रहे हैं, जो इनहैबिटेड आइलैंड्स भी है, दे हैव द स्कैरसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की स्कैरसिटी है। ऐसे में अगर आप टूरिज्म के कारण वहाँ पे और प्रेशर उठाते हो, बढ़ाते हो, एंड वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट का भी कोई फीजिबल मेथड नहीं है, सीवेज ट्रीटमेंट का भी कोई फीजिबल मेथड नहीं है, तो ऐसे में अगर आप ऑलरेडी फ्रेजाइल इकोसिस्टम है लक्षद्वीप का, उसमें फिर अगर सीवेज ट्रीटमेंट का प्रॉपर मेथड नहीं रहेगा और वहाँ पे टूरिज्म की एक्टिविटीज़ आप बढ़ा
बढ़ा देते हो तो कुल मिलाकर के पूरा का पूरा प्रेशर उस लक्षद्वीप के एरिया में पड़ेगा, एंड जो कि और ज़्यादा वाटर टेबल के लिए भी ख़राब है, एग्जिस्टिंग कोरल्स के लिए भी ख़राब है, और सिरेनिक ब्यूटी के लिए तो ख़राब है ही, साथ ही इकोलॉजी ऑन अ होल के लिए भी वो नुकसानदायक है। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल, एंड इसको याद रखेगा। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि लक्षद्वीप और ऐसी जो जगहें हैं इनको आपको स्मार्ट सिटीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं, यू नीड नॉट टू डेवलप देम एज स्मार्ट सिटीज़, ठीक है ना। यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि डिस्पाइट इनहैबिटेड आइलैंड्स भी डिफाइंड एज सिटीज़, इनहैबिटेड आइलैंड्स हो गया है सिटीज़ की तरह डिफाइन किया जाता है, बट यू डू नॉट नीड टू डेवलप देम एज स्मार्ट सिटीज़, ऐसी ज़रूरत नहीं है आपको स्मार्ट सिटीज़ के रूप में डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग, दैट द होल पर्पस, कि कुछ जगहों की आपको प्रिस्टीन जो वहाँ का लोकल कहना चाहिए प्रिस्टीन लोकल ओरिजिनल जो ऑरा है उसको मेंटेन रखने की ज़रूरत है। आप लक्षद्वीप के लिए इनोवेशंस कीजिए, एंड वहाँ पे जो ऑलरेडी चीज़ें हैं उनको बेटर कीजिए, गवर्नेंस वहाँ पे बेटर कीजिए, वहाँ के जो इनहैबिटेंट्स हैं, लोकल्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं वहाँ पे रह रहे हैं, उनके बेनिफिट के लिए कोई काम कीजिए, बट डेवलपिंग दीज रिजॉर्ट्स एंड ऑल, डेवलपिंग टूरिज्म एक्टिविटीज़ फॉर नाउ ऑन, इट विल फर्दर प्रेशराइज लैंड एक्विजिशन। इस तरीके से अगर आप आर्बिट्ररी करेंगे तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और वहाँ पे नुकसान ही पहुँचेगा। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं न्यू नॉर्म्स फॉर डिजिटल कंटेंट। मैंने आपको बताया था पहले पेज में जब मैं न्यूज़ बता रहा था कि अब जो है बेसिकली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइन दी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि डिजिटल एजुकेशन यानी कि जो पीएम ई विद्या प्रोग्राम मैंने आपको बताया था, तो डिजिटल एजुकेशन को रेवोल्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है, और जितनी भी लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, लर्निंग एक्टिविटीज़ को आपको इस तरीके से कंटेंट बनाना है कि वो किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी का हो, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी का व्यक्ति हो, वहाँ पे वो इजीली उसको एक्सेस कर सके, उस कंटेंट को इजीली एक्सेस कर सके, और आपको मतलब डिसेबल फ्रेंडली कंटेंट आपको बनाना है, आपको इस तरीके से बनाना है कि उसका यूज़ किया जा सके, ठीक है ना। जैसे कि ऑथर मैंने आपको बताया था कि दीक्षा पोर्टल में एनसीईआरटी जैसे हैं, लेकिन वो अभी भी मतलब दिव्यांग फ्रेंडली नहीं है। सो इस तरीके से उन्होंने गाइडलाइन दिया। अब ये जो गाइडलाइन है ये 4 प्रिंसिपल्स पे है, आप इसको याद रख लीजिएगा। आप आंसर राइटिंग जब करेंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। पहला प्रिंसिपल है इट शुड बी परसीवेबल, परसीव करने लायक हो कंटेंट। दूसरा इट शुड बी ऑपरेबल, जहां पे भी जिस मीडियम पे भी है वो कंटेंट वो ऑपरेबल मीडियम रहना चाहिए, परसीवेबल ऑपरेबल। देन अंडरस्टैंडेबल, जो कंटेंट है वो अंडरस्टैंडेबल हो, एंड देन रोबस्ट फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। तो परसीवेबल, ऑपरेबल, अंडरस्टैंडेबल एंड रोबस्ट फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। तो ये आपको याद रखना है, दिस शुड बी द ओवरऑल कंटेंट हाईलाइट। दूसरा इन्होंने कहा दे रिकमेंडेड दैट ऑल द टेक्स्ट बुक्स बी मेड डिजिटली एक्सेसिबल इन अ फेज्ड मैनर। जितने भी टेक्स्ट बुक हैं उनको डिजिटली एक्सेसिबल बनाओ, पहली चीज़ तो फेज्ड मैनर में, एंड सो दैट दे आर अवेलेबल इन मल्टीपल फॉर्मेट्स। मल्टीपल फॉर्मेट्स में आप उसको अवेलेबल कराओ, फॉर एग्जांपल ऑडियो फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, साइन लैंग्वेज में, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ फीचर्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। कोविड-19 के बाद ये और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड बाय द ऑथर। फिर ऑथर ने को यहाँ कहा कि द गाइडलाइंस प्रोवाइड स्ट्रेटजीज टू प्रोड्यूस सप्लीमेंट्री कंटेंट ऑल्सो। तो सप्लीमेंट्री कंटेंट प्रोड्यूस करने की जरूरत है फॉर वेरिंग डिसेबिलिटीज। अलग अलग डिसेबिलिटीज के लिए सप्लीमेंट्री कंटेंट आप बनाओ, जैसे जो लोग विजुअल या हियरिंग चैलेंजेस है जिनको, उनके लिए सप्लीमेंट्री कंटेंट बनाओ। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ऑटिज्म की जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनके लिए कंटेंट बनाओ, ठीक है ना। लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं किसी को तो उनके हिसाब से कंटेंट बनाओ। तो ये ऑथर ने यहाँ पे सजेशन दिया, मतलब कुल मिलाकर के गाइडलाइन आई, नॉट ऑथर बट दीज आर द गाइडलाइंस विच आर देयर ऑलरेडी, एंड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इनको निकाला है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। अगली है क्रैकडाउन ऑन फेक मेडिसिन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पे इंटरपोल ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था ऑपरेशन पेंजिया 14 के नाम से, याद रखिएगा ऑपरेशन पेंजिया, और रोमन्स में फिर ये 14 लिखा हुआ है, ऑपरेशन पेंजिया 14। पेंजिया और पैंथालासा, व्हाट वर दीज? आपके लिए क्वेश्चन ये है कि पेंजिया और पैंथालासा क्या थे? प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। पेंजिया और पैंथालासा
पेंजिया पैंथलासा क्या थे? दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इंटरपोल का ऑपरेशन है ऑपरेशन पेंजिया 14, जिसने टारगेट किया किसको? सेल ऑफ काउंटरफीट हेल्थ प्रोडक्ट्स को। सेल ऑफ काउंटरफीट हेल्थ प्रोडक्ट्स, याद रखेगा, इनको रोकने के लिए जो प्रोग्राम इंटरपोल का है उसका नाम क्या है? पेंजिया 14, याद रखेगा। सेल ऑफ काउंटरफीट हेल्थ प्रोडक्ट्स को टारगेट किया गया है यूजिंग दिस प्रोग्राम। इंटरपोल का प्रोग्राम है पेंजिया 14, ठीक है ना। अब क्यूएस रैंकिंग में जेएनयू हैज एंटर्ड द लिस्ट ऑफ टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज। तो यहां पे ये रैंकिंग दी गई है, देखो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि क्यूएस किसकी रैंकिंग निकालता है तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की निकालता है। इसमें सबसे अच्छी रैंक इंडिया में आईआईटी बॉम्बे को मिली है, 177 ग्लोबल रैंक है, और 185 आईआईटी दिल्ली की है, 186 आईएससी बेंगलुरु की है, आईआईटी मद्रास की 255 है, आईआईटी कानपुर की 277 है, आईआईटी खड़गपुर की 280 है, आईआईटी गुवाहाटी की 395 है, आईआईटी रुड़की की 400 है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है वो 501 से 510 की रैंकिंग बैंड में है, और जेएनयू 561 से 570 की रैंकिंग बैंड में है, ठीक है ना। तो क्यूएस यूनिवर्सिटीज रैंकिंग, इसको याद रखेगा। रेंगमा ट्राइब्स, नाउ रेंगमा नागाज डिमांड ऑटोनॉमस काउंसिल। अब रेंगमा ट्राइब्स जो है, वैसे रेंगमा नागा मैं आपको थोड़ा बताता हूँ उनके बारे में। रेंगमा नागा आर एक्चुअली डिमांडिंग ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट वो खुद का डिमांड कर रहे हैं। दे आर डिमांडिंग अ सेपरेट लेजिस्लेटिव सीट फॉर रेंगमास, दे आर डिमांडिंग अ सेपरेट लेजिस्लेटिव सीट फॉर रेंगमास। और एनएससीएन यानी कि जो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, जिसको इजाक मुइवा ग्रुप बोलते हैं, एनएससीएन IM, ठीक है ना। इसके पीछे थोड़ा सा आपको नागा अकॉर्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नागा पीस अकॉर्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नागा पीस अकॉर्ड के बारे में आप जब पढ़ोगे तो उसमें 2 ग्रुप थे, है ना। एक था NSCN-K जो कि वायलेंट ग्रुप था, जिसको टेररिस्ट आउटफिट के रूप में भी डिक्लेयर किया जा चुका है। NSCN-K क्या था? खापलांग ग्रुप था, खापलांग ये लीडर थे, खापलांग भी एक लीडर था, और उसके अंदर NSCN-K था। और दूसरा है ये NSCN-IM यानी कि NSCN नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इजाक मुइवा, ये थोड़ा लीनियंट ग्रुप था जिसके साथ एक्चुअली में नागा अकॉर्ड हो रहा है साइन। तो NSCN-IM का कहना है कि रेंगमा ट्राइब्स के बारे में, रेंगमा नागास के बारे में जब तक नहीं सोचा जाएगा तब तक वो नागा पीस अकॉर्ड नहीं साइन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे रेंगमास क्या डिमांड कर रहे हैं? दे आर डिमांडिंग देयर ओन सेपरेट ऑटोनॉमस काउंसिल। ऑटोनॉमस काउंसिल का फीचर आप सबको पता है कि जो 6th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल के अंतर्गत ये फीचर ऑलरेडी दिया गया है ना। 4 स्टेट्स के लिए दिया गया है। कौन कौन से 4 स्टेट्स है आप मुझे बताइएगा, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। रेंगमास का ये कहना है, रेंगमास का जो काउंसिल है उसका ये कहना है कि रेंगमा वर द फर्स्ट ट्राइबल पीपल इन असम टू हैव एनकाउंटर्ड द ब्रिटिश इन 1839। रेंगमास 2 स्टेट्स में है, पहला तो आपको याद रखना है नागालैंड का, और दूसरा आपको याद रखना है असम स्टेट में, नागालैंड एंड असम में। तो रेंगमास 1839 में ब्रिटिशर्स को काउंटर किया था, पहला उनका ये कहना है। दूसरा उनका ये कहना है कि पहला रेंगमा हिल्स था, रेंगमा हिल्स को एलिमिनेट कर दिया गया फ्रॉम द पॉलिटिकल मैप, ठीक है ना, एंड उसको रिप्लेस कर दिया गया विद द मिकीर हिल्स, मिकीर हिल्स से रिप्लेस कर दिया गया। जबकि रेंगमा काउंसिल का ये कहना है कि मिकीर हिल्स एंड रेंगमा हिल्स आर डिफरेंट एंटिटीज, बट उसके अंदर सबज्यूम कर दिया गया है, अभी रिसेंटली इसको सबज्यूम कर दिया गया 1951 के बाद से, ठीक है ना। तो ये उन्होंने कहा। देन उन्होंने ये भी बताया कि जब बर्मीज इन्वेजन हुआ था 1816 से 1819 के बीच में, जब बर्मीज इन्वेजन हुआ था 1816-1819 में, तो उस समय रेंगमास वर द पीपल हु गेव शेल्टर टू द अहोम रिफ्यूजीज, अहोम रिफ्यूजीज को शेल्टर देने का काम रेंगमास ने किया। दिस इज व्हाट देयर काउंसिल इज सेइंग, ठीक है ना। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया। तो यहाँ इन्होंने कहा कि रेंगमा हिल्स वॉज पार्टीशनड इन 1963 बिटवीन असम एंड नागालैंड। पूरा ओवरऑल वो रेंगमा हिल्स कहलाता था, जिसको असम एंड नागालैंड में पार्टीशन कर दिया गया। दिस इज व्हाट द काउंसिल इज सेइंग, एंड दिस वॉज डन फॉर क्रिएशन ऑफ नागालैंड स्टेट एंड द करबीज, करबीज वाला रीजन उसको फिर मिकीर कहा गया 1976 तक, ठीक है ना। एंड दीज वर द इंडिजिनस ट्राइबल पीपल ऑफ मिकीर हिल्स, ठीक है ना। तो यही उनका कहना है कि मिकीर हिल्स और रेंगमा हिल्स डिफरेंट एंटिटीज हैं, लेकिन उनको सेम की तरह ट्रीट किया गया 19 उसके बाद से। एंड द रेंगमाज आर लूजिंग देयर राइट्स, रेंगमाज इसमें से अपना राइट लूज कर रहे हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो देयरफॉर दे आर डिमांडिंग अ सेपरेट काउंसिल फॉर दैट, जिस तरह से करबी एंगलोंग रीजन के लिए किया गया है। फॉर दे ऑल्सो आर डिमांडिंग द सेपरेट लेजिस्लेटिव सीट फॉर देम, ओके, सेपरेट लेजिस्लेटिव सीट फॉर देम, ठीक, इस तरीके से वो डिमांड कर रहे हैं।
आगे मूव करते हैं, टेक एक्शन ऑन द इलीगल एडॉप्शन। अब कल मैंने आपको इलीगल एडॉप्शन के बारे में बताया था कि पिटीशन गया था सुप्रीम कोर्ट पे जिसमें कहा गया कि कई इलीगल एडॉप्शन है जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं या कारा को नहीं इंक्लूड किया जा रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कारा यानी कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है कारा, याद रखिएगा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जो कि इंडिया में स्टैट्यूटरी बॉडी है, विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, याद रखिएगा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी को इन्वॉल्व किए बिना कोई भी आपका एडॉप्शन वैलिड नहीं है। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग। एंड सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो लोग इस तरीके से एडॉप्शन करते हैं ऐसे टाइम पे उनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए जाएंगे। एंड ये भी डायरेक्ट किया है उन्होंने कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के पूरा फॉलो होना चाहिए, प्लस कारा को इंक्लूड करने के बाद ही एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से परमिशन लेने के बाद ही आप अडॉप्शन को कंप्लीट माने, ठीक है ना। दिस इज व्हाट हैज़ बीन सेड। थोड़ा सा मैं आपको कारा के बारे में और बताता हूँ। कारा यानी कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है वो एक मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत बॉडी है, नोडल बॉडी है फॉर अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, याद रखिएगा, और जो इन कंट्री और इंटर कंट्री अडॉप्शंस को देखती है, इन कंट्री और इंटर कंट्री अडॉप्शंस को देखती है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा कारा जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी बनाई गई है टू डील विद द इंटर कंट्री अडॉप्शंस ऑल्सो, और ये हेग कन्वेंशन के अंतर्गत बनाई गई है। हेग कन्वेंशन जो है वो इंटर कंट्री अडॉप्शन को लेकर के ही है, एबडक्शन को लेकर के। क्या होता है, कई बार बच्चे एक कंट्री के दूसरे कंट्री में आ जाते हैं ना, तो एबडक्शन हो जाता है, कोई पेरेंट उठा करके चलाया बच्चे को लेकर के, है ना, तो एबडक्शन होता है। तो हेग कन्वेंशन जो है दैट इज रिगार्डिंग दिस एबडक्शन ओनली, इंटर कंट्री होता है ये हेग कन्वेंशन। तो आपसे कोई पूछे हेग कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रन है कि नहीं है, तो हाँ बिल्कुल है, इंटर कंट्री अडॉप्शन या एबडक्शन रिलेटेड है, और ये 1993 में आया था, जिसको इंडिया ने रेटिफाई किया है 2003 में। तो इंडिया ने हेग कन्वेंशन को रेटिफाई किया है 2003 में, ये भी आप याद रखिएगा। हेग कन्वेंशन ऑलरेडी रेटिफाइड बाय इंडिया इन 2003, ठीक है ना। तो कारा और स्टैट्यूटरी बॉडी है, बाकी मैंने सब आपको बता दिया। ब्रिक्स अपोजेज एक्सेप्शनलिज्म। अब चाइना ने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला है अलॉन्ग विद द ब्रिक्स नेशन, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक्सेप्शनलिज्म के खिलाफ है वो। देखो आज जो वर्ल्ड चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स बताऊँ तो एक जो टर्म बहुत ज़्यादा चल रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो है मल्टीलेटरलिज्म। हर कंट्री बोल रही है कि मल्टीलेटरलिज्म को फॉलो करो, यूनिलेटरलिज्म नहीं, वाला अपना मत सोचो, सबका सोचो, मल्टीलेटरलिज्म। चाइना ने नाउ थोड़ा ब्लेम किया है इंडिया को टारगेट करते, उन्होंने कहा कि अब मल्टीलेटरलिज्म को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है एक्सेप्शनल मल्टीलेटरलिज्म में, यानी कि सेलेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म में। मतलब कि कुछ लोग मल्टीलेटरलिज्म कर रहे हैं लेकिन सेलेक्टिव होकर के, जैसे कि चाइना को एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्वाड ग्रुप बना रहे हैं, क्वाड ग्रुप में आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए आ जाता है, तो सेलेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म हो रहा है। तो ये टर्म्स आप इसलिए याद रखें क्योंकि आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तो आपको थोड़ा ऐसा कंटेंट आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, किसी भी कंट्री के लिए लिख सकते हैं, चाइना के लिए भी आप लिख सकते हैं कि सेलेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म उसका भी है। ऐसा नहीं कि चाइना ने बोल दिया इंडिया के लिए तो इंडिया के लिए लागू हो जाएगा, तो आप किसी के लिए भी लिख सकते हैं। एंड सेलेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म एक टर्म है। अब जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है जो ब्रिक्स का, काफ़ी अच्छा है, उसमें 5-6 सजेशंस दिए गए हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड गवर्नेंस को, वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर को आप लाइन में ला सकते हो। तो ये ओवरऑल सजेशंस हैं, ये सिर्फ ब्रिक्स के लिए या नाटो के लिए या क्वाड के लिए लागू नहीं होता है, ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के लिए लागू होता है। अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई क्वेश्चन आ जाए, GS2 का क्वेश्चन आएगा ऐसा कि वर्ल्ड ऑर्डर को सही करने के लिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, वर्ल्ड ग्लोबल हार्मोनी को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो आप ये सजेशंस डाल सकते हैं। पहला जो इन्होंने सजेशन दिया है कि इट शुड मेक द ग्लोबल गवर्नेंस मोर इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी। मतलब ग्लोबल जो गवर्नेंस है उसको और ज़्यादा इंक्लूसिव करने की जरूरत है, रिप्रेजेंटेटिव करने की जरूरत है, पार्टिसिपेटरी करने की जरूरत है। अब देखो कितना डबल स्टैंडर्ड है, चाइना खुद तो इतना बोल रहा है क्वाड करके, लेकिन जब वीटो पावर की बात आती है, जब वीटो पावर की बात आती है तो वहाँ पे इंडिया को एक्सक्लूड करने के लिए बोलता है ना। तो साला मतलब ये जो डबल स्टैंडर्ड है, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, ये जो डबल स्टैंडर्ड है दैट शुड नॉट हैपन, है ना। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। क्या आप एक तरीके से बोल रहे हो, एक कंट्री को आप कह रहे हो कि एक तरफ आप बोल रहे हो कि आप सेलेक्टिव हो रहे हैं, दूसरी तरफ जब वीटो पावर की बात आती है तो बिल्कुल एलीट फ्यू इनके पास वीटो पावर है। तो दैट इज द डबल स्टैंडर्ड, पार्डन मी फॉर दैट सर। दूसरा यहाँ पे है, इट शुड बी बेस्ड ऑन इंक्लूसिव कंसल्टेशंस एंड कोलैबोरेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। यहाँ पे दूसरा जो ग्लोबल ऑर्डर के लिए बोला गया है कि इट शुड बी इंक्लूसिव कंसल्टेशन होना चाहिए एंड कोलैबोरेशन होना चाहिए। ग्लोबल ऑर्डर में एक कोलैबोरेशन होना चाहिए एंड कंसल्टेशन होना चाहिए, ताकि
ताकि सबको बेनिफिट मिले। तीसरा उन्होंने कहा कि मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको और रिस्पॉन्सिव बनाने की ज़रूरत है और एक्शन ओरिएंटेड बनाने की ज़रूरत है, सल्यूशन ओरिएंटेड बनाने की ज़रूरत है ना, कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ग्लोबल बॉडीज़ हैं, उनको एक्शन ओरिएंटेड और सल्यूशन ओरिएंटेड बनाने की ज़रूरत है। फोर्थ इन्होंने कहा है कि इट शुड यूज़ इनोवेटिव इंक्लूसिव सॉल्यूशंस, जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूसिव नए टूल्स आप बनाइए ग्लोबल ऑर्डर को और बेटर करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि कैपेसिटीज़ को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है फॉर ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की और स्टेट्स की, जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं उनके जो कैपेसिटी है, जो कि कैपेबिलिटी है, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। देन पीपल सेंट्रिक इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, पीपल सेंट्रिक इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। सो दीज आर द सजेशंस गिवन बाय दिस ब्रिक्स एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ब्रिक्स का चेयर इस बार का याद रखिएगा इंडिया ही है, फॉर दिस ईयर चेयर इज इंडिया ओनली, विजुअल समिट होगा। गुटेरेस गेट सेकेंड टर्म एज यूएन चीफ, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एंटोनियो गुटेरेस को सेकेंड टर्म दिया है फॉर यूनाइटेड नेशंस चीफ बॉडी। तो यूनाइटेड नेशन चीफ के रूप में एंटोनियो गुटेरेस को सेकेंड टर्म मिल रहा है, तो आप इसको याद रखिएगा। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। वर्ल्ड बैंक की लास्ट न्यूज़ मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक फोरकास्ट किया है। एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल इकोनॉमिक फोरकास्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो 8.3 के लगभग रहेगी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स के अंतर्गत, ठीक है ना। लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर टुडेज क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उनके आंसर्स मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल मैंने पूछा था कि आई फैमिलिया, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा। इंटरपोल ने डेवलप किया है, दोनों सही है। आई होल इंस्क्रिप्शन याद रखिएगा, चालुक्यास, दैट इज द चालुक्यास। एंड थर्ड है आपका कालीबंगन के लिए करेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।